आप सभी का स्वागत है गुरुकुल यूपीएससी में। जिस तरीके से हम लोगों ने मैं आशा करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की स्टडी चल रही होगी और बिल्कुल ही निरंतर आप लोग बने हैं। इसके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग जो है मतलब पढ़ने में डेडिकेट हैं और मेहनत कर रहे हैं। बहुत खुशी मिलता है और ऐसे बच्चों से खास करके खुशी मिलती है जो सीमित संसाधनों को सत्य उपयोग करके वो आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है और ये हमारी कोशिशें हैं, ये कोशिशें आप लोगों के लिए रंग ला रही है और आप लोगों की मेहनत जो है हमें मतलब प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग जब कॉल करते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी मिलता है कि ये बहुत अच्छे चल रहा है सारा चीज़, पढ़ाई लिखाई ये सारा चीज़, तो बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं अभी दरअसल बात ये करना चाह रहा हूँ आप लोगों से हम लोग पिछले क्लास में जो है देख चुके हैं ज्योग्राफी की सिलेबस को। अब जो हम लोग इसमें जो मुख्य रूप से जो देखने वाले हैं इसमें टॉपिक आप देखने वाले फर्स्ट क्लास समझिए हम लोगों का स्टार्ट हो गया। मतलब आज इंट्रोडक्शन क्लास है, कल जो था मतलब सिलेबस का क्लास था, आज इंट्रोडक्शन क्लास है। फर्स्ट क्लास यहाँ से स्टार्ट हो गई ज्योग्राफी का और जस्ट इसके बाद जो है मतलब मॉर्निंग में आपको एवरीडे जो है ज्योग्राफी की क्लास रहेगी और पॉलिटिकल साइंस की इवनिंग में रहेगी। यानी मॉर्निंग में 6 बजे आपको क्लास होगी ज्योग्राफी की, जीएस पेपर 1 का यूनिट 10, 11, 12 ये 3 यूनिट कवर करेंगे और जीएस पेपर 2 में यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, 20 यूनिट कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो आज अभी हम लोग ज्योग्राफी में बातें कर रहे हैं। अब ज्योग्राफी में आज हम लोग अब जो है हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग जिसमें जो है मतलब समुद्र विज्ञान यानी ओशनोग्राफी को हम लोग देखेंगे। ओशनोग्राफी में 7-8 साल आप रेगुलर जब आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन ऑफ रेशियो जो है ना मतलब थोड़ा कम है, क्वेश्चन जो पूछने का जो रेशियो वो कम है, मेंस भी और पीटी भी। तो आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जब यूपीएससी पूछ ही कम रहा है, मतलब एक आख क्वेश्चन पूछ रहा है 2 साल 3 साल पे पीटी और मेंस दोनों में, तो फिर इस पे इतना ध्यान क्यों देना है, क्यों मतलब यहाँ से स्टार्ट करें। तो एक्चुअल में क्या है कि ये ज्योग्राफी का एक सीढ़ी है, मतलब पहली सीढ़ी है। अगर आप यहाँ अगर नहीं आप समझेंगे, यहाँ फिर अगर आप नहीं करेंगे तो आगे जो है ना लेवल आप नहीं बढ़ पाएंगे। कहने का मतलब है जब तक आप जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो फिर क्लाइमेटोलॉजी वगैरह आप यहाँ से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मतलब जब समुद्र विज्ञान नदी तंत्र वगैरह ये सब जब पढ़ेंगे तो समुद्र विज्ञान का वहाँ मतलब भूमिका आपका होगा। तो इसलिए ये चीज़ें हम लोगों को थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मतलब ये कंसेप्ट जो है मतलब आगे जो है मतलब क्लियर करेगी कि हाँ मतलब किस तरीक़ा से इसे मतलब पढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है। और ओशनोग्राफी जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो वो ओशनोग्राफी उसे 90% जो है मतलब यहाँ से हेल्प करेगा, वो मतलब बिल्कुल जो है कि मतलब उसे मदद करेगा मतलब ऑप्शनल वालों को। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मतलब हम लोगों को जो है मतलब करना आवश्यक है। तो इस तरीक़ा से मतलब ये क्या है, व्हाट इज़ ओशनोग्राफी, तो ये सब सारे चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर इसमें समुद्र के संरचनाएं देखें कि मतलब जब एक बात मतलब यहाँ पे समझने वाली है, आप जब देखते हैं तो जब समुद्र को अगर देखते हैं आप ओशन को तो वो लगता है कि बिल्कुल समतल है पानी के कारण, लेकिन नहीं, वो पानी के कारण वो समतल दिखता है। लेकिन अगर समुद्र से एक मतलब कल्पना करें, ये एक मतलब अपने आप में विजुअलाइज करें कि समुद्र की पूरे पानी को मतलब हटा दिया जाए, सोख लिया जाए, मतलब आपके पास सुपर पावर आ जाए और आप जो है मतलब समुद्र के पूरे पानी को सुखा दिए, तो आप वो देखेंगे ना एक तरीक़ा से जैसे कि आप हम लोग देख लें, हम अपने इंडिया की अगर बात करें अपने देश की तो केरल साइड वाला देख ले, साउथ एरिया वाला देख ले, तो जिस तरीक़ा से ये मान लीजिए अर्थ है, ये अर्थ है सपोर्ट डेट, तो ये अर्थ है ना, तो इस अर्थ से जब फिर आप जैसे जैसे पानी सुखाएंगे तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं गड्ढा, कहीं समतल, इस तरीक़ा से ज़मीनी लेवल उसका मतलब दिखने को मिलेगा। समुद्र तल, समुद्र की जो नीचे की जो तले हैं वो उस तरीक़ा से आपको दिखेगा जब पानी को अगर हटा देंगे तो यही चीज़ है जो कि मतलब हम लोग इसमें पूरा देखेंगे। तो इस तरीक़ा से आइए जो हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे सबसे का जो जल मंडल है उसकी स्टडी है ये मुख्य रूप से।
समुद्र विज्ञान में जो हम लोगों को जो पढ़ना है, समुद्र के गद्यात्मक यानी डायनामिक फॉर्म को हम लोग का अध्ययन करना है। गद्यात्मक स्वरूप जैसे धारा यानी करंट, यानी टाइड यानी ज्वार भाटा, टाइड। इसमें समुद्र के फिजिकल प्रॉपर्टी का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। समुद्र का भौतिक गुण, समुद्र के भौतिक समुद्र का भौतिक गुण, लवणता, भौतिक गुण, और तापमान का अध्ययन करेंगे। सैलिनिटी और टेम्परेचर का अध्ययन करेंगे। थर्ड जो हम लोग समुद्र की पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र जैसे प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ। और इसमें जो हम लोग बात करेंगे फिर जैविक, जैसे जैविक, अजैविक, फाइव जो हम लोग इसमें देखेंगे, मतलब इसी में फोर्थ में ही जो है ना हम लोग जो देखेंगे संसाधन में, जैसे जैविक, अजैविक, फिर इसी मतलब पारिस्थितिकी संसाधन, मतलब समुद्र में क्या क्या रिसोर्सेज वगैरह है वो सारा देखेंगे। फिर इसी में फिर हम लोग देखेंगे समुद्र लॉ वगैरह जो होता है, मतलब वो सब देखेंगे। कौन से देश से कैसे ट्रीटी मतलब वगैरह जो हुआ है, क्या क्या, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें। और फाइव जो है यहाँ पे, फाइव में है मतलब समुद्र की संरचना, मतलब ऊंचावच और आकृतियाँ, मतलब उसकी क्या आकृतियाँ हैं समुद्र की संरचना, समुद्र की संरचना में ऊंचावच, सेकंड आकृति, ऊंचावच आकृति, संरचना यानी ऊंचावच, यानी इसे रिलीफ कहा जाता है। और आकृतियाँ की विभिन्न आकृतियाँ के मतलब आप इसमें ये समझ सकते हैं, जैसे कि अगर समुद्र से पूरे पानी को अगर हटा दें आप, जैसे कि समुद्र आप ऊपर से जब देखें तो बिल्कुल समतल लगता है, लेकिन जब उस पानी को आप हटाएंगे तो उसके पूरे नीचे सी लेवल को जो आप जब देखेंगे तो वहाँ पे जो मिलने वाले जो रिलीफ हैं, ऊंचावच जो है, वहाँ पे जो मिलने वाले पठार, मैदान, समतल, पर्वत, वहाँ पे मिलने कई प्रकार के बड़ी बड़ी गड्ढे जो आपको लगे कि बिल्कुल ही स्पेशल डिज़ाइन किया गया है।
इस तरीके से वो देखेंगे जब वो आप पूरे पानी हटाएंगे तब। तो यहाँ तक मतलब तो समझ गए हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। जैसे कि ओशनोग्राफी को ही समुद्र विज्ञान कहा जाता है। इसमें हम लोग जो टॉपिक जो कवर करेंगे, समुद्र के गत्यात्मक स्वरूप, जैसे कि मतलब करेंट, धारा, ज्वार भाटा, ट्रीट। फिर इसी में जो है मतलब समुद्र के भौतिक गुण जैसे कि लवणता, तापमान। फिर इसी में जो है हम लोग थर्ड टॉपिक जो देखेंगे मतलब समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे कि प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ। फिर इसी में जो हम लोग देखेंगे फोर्थ टॉपिक समुद्र के संसाधन, जैसे कि मतलब जैविक, समुद्र के संसाधन में जैविक, अजैविक मतलब एफोटिक, वो हम लोग पूरा इसमें देखेंगे। फिर 5 जो हम लोग इसमें देखेंगे समुद्र की संरचना है, मतलब ऊंचावच और आकृतियाँ, वो हम लोग पूरा इसमें देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग समझ गए हैं, किसी तरीका कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। अब आगे हम लोग टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो ये सब टॉपिक हम लोग देखना है। ओशनोग्राफी का अगर आप देखें तो ये मतलब इसकी परिभाषा है, इस लिखना एकदम बिल्कुल सेम एट है, यही चीज़ है। समुद्र विज्ञान में इन 5 टॉपिक को अध्ययन किया जाता है और इन्हीं 5 टॉपिक को ही मतलब समुद्र विज्ञान कहा जाता है। अगर आपसे कोई समुद्र विज्ञान की अगर परिभाषा पूछे तो आपको यही बताना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब इन सारे टॉपिक को समझने की पूरा कोशिश करेंगे, पूरे एक एक करके, है ना। अब थोड़ी सी बेसिक बातें मतलब मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे ये मान लीजिए कि हमारा ये हमारा 0 डिग्री है, ओके। जब ये संपूर्ण पृथ्वी को अगर आप देखिएगा तो यहाँ 70.8% वाटर है। ये आप लोग भी क्लियर है आप लोगों को, है ना, मतलब पानी है। चलिए और लिखना शुरू करेंगे। जलमंडल, टाइटल यहाँ पे डालें, ठीक है। यहाँ टाइटल आप डालें जलमंडल। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं, जो बात करने जा रहे हैं, ये जलमंडल। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से हम लोग जो देखेंगे, यहाँ जो हम लोग देखेंगे बच्चों, देखेंगे जलमंडल। जलमंडल हम लोग यहाँ से देखेंगे। ये हम लोगों का टॉपिक हो गया जलमंडल। अब यहाँ पे एक बेसिक हम लोगों का अर्थ है, ओके। ये बीच से इक्वेटर लाइन गया है, यानी 0 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर है। ये आप इसे भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं या कोई। यहाँ जो है बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे कि पूरे पृथ्वी पे भूमि की तुलना में 70.8% पानी है ना, और भूमि 29.2% भूमि है, ओके, क्लियर। ये पानी यानी वाटर है। यानी पूरे अर्थ के अगर वाटर और लैंड के रेशियो में अगर निकालें हम लोग, तो ये इस तरीक़ा से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं बच्चों। इस तरीक़ा से हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीक़ा से
पूरे अर्थ को अगर हम लोग देखते हैं, मतलब पूरे विश्व के मैप को अगर हम लोग देखते हैं, ग्लोब है या फिर किसी तरीके से एटलस वगैरह आपके पास है, तो जब उसमें आप देखेंगे तो मतलब पूरे अर्थ पे जब देखेंगे तो भूमि की तुलना में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है। मतलब उसकी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें या फिर जिस भी दृष्टिकोण से देखें तो पानी का ज़्यादा है। तो ये बात थोड़ी सी यहाँ पे एक रोचक बात ये समझने की है। ये आपका हो गया, ये इक्वेटर है, यानी मतलब इक्वेटर के पास आप यहाँ पे खड़ा हैं। ओके, आप यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से आप इस साइड रहे या इस साइड रहे, मतलब ईस्ट या वेस्ट जिधर भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका ऊपर माथा के ऊपर जब आप चले जाएंगे, मतलब सर, ये सर है ना, ये सर के ऊपर जब आप खड़ा है तो ये सर के ऊपर आप मान लीजिए इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और पैर के नीचे आप इसे याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, पैर के नीचे इसे आप देख लेंगे तो ये साउथ हेमिस्फीयर है। मतलब ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ समझने की मेन इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे बच्चों कि साउथ हेमिस्फीयर में अगर देखेंगे आप तो यहाँ आपको 81% पानी है जमीन के तुलना में, और 40% पानी है जमीन के तुलना में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने जस्ट बातें किया कि मतलब पूरे पृथ्वी पे 70.8% वाटर है और 29.2% लैंड है, तो फिर ये आप क्या मतलब बताना चाह रहे हैं कि मतलब 81% पानी है और 40% पानी? ये तो सर मेरे पल्ले नहीं लगा, मुझे तो समझ ही नहीं आया, मैं कन्फ्यूजन हो गया। बिल्कुल कन्फ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ह्यूमन नेचर है हर किसी को। तो मैंने इसीलिए आपसे फर्स्ट क्लास में ही कहा था कि बिल्कुल -0 से, मैं 0 से बात नहीं किया था, क्योंकि मैथ की दुनिया में अगर जाएंगे तो मास्टर थोड़ा गंदा है, क्योंकि मैथ का भी थोड़ा एक्सपर्ट है मास्टर। तो अगर मैथ की दुनिया में जाएंगे तो 0 बराबर 1 भी मान हो जाती है, तो इसलिए वो आप छोड़ दें, क्योंकि मास्टर इधर से उधर भी घुराना भी जानता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए कंसेप्ट ये हम लोग समझेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि मतलब ये 70% जो आपका जाना चाह रहा हूँ, ये 70% ये संपूर्ण अर्थ की बात हो रही है, संपूर्ण अर्थ की बात हो रही है, लैंड की तुलना में, जमीन की तुलना में, भूमि की तुलना में। ओके, ये क्लियर कंसेप्ट। ये 70% की पृथ्वी पे भूमि की तुलना में कितना पानी है, तो आप बताएंगे 0.8%। ये ओके। और यहाँ आप ये जो देख रहे हैं, ये पृथ्वी पे हमने एक बीच से रेखा खींच दिया है, इसी रेखा को कहता है 0 डिग्री रेखा, या इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। यानी भूमि के बीच से 2 भागों में काटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भू मतलब जमीन, रेखा मतलब लाइन। तो भूमि, भूमध्य, मध्य मतलब बीच, सहद मध्य की बात नहीं हो रहा है। भू मतलब जमीन, मध्य मतलब मिडिल, और रेखा मतलब लाइनें। तो बीच की रेखा मतलब अर्थ को 2 भाग में ये डिवाइड करती है। ठीक है, तो यहां से जो डिवाइड हुई है ये रेखा, तो ये अब सिर्फ ये वाली पार्ट को आप ध्यान दें। ठीक है, ये वाली पार्ट को देखो, मैं दिखाने की थोड़ी कोशिश करता हूं आपको। ओके, आप सिर्फ ये भूमध्य रेखा से आप ये वाली रेखा को आप खाली देखें, ये वाली रेखा को, ये जो व्हाइट वाली लाइन जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली रेखा को आप सिर्फ देखें, तो ये आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या हो गया बच्चा? ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो अब दक्षिणी गोलार्ध में जो हम लोग जो बातें कर रहे हैं, तो यहां मतलब भूमि और पानी की बातें कर रहे हैं। हम जो बातें कर रहे हैं यहाँ भूमि और पानी की तुलना की बातें कर रहे हैं कि मतलब पानी भूमि की तुलना में कितना % है, ये दक्षिणी गोलार्ध की हम लोग बातें कर रहे हैं। तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में भूमि की तुलना में पानी 81% है। तो उसी तरीका से मेरे बच्चों यहाँ जो है उत्तरी गोलार्ध में, जिस तरीका से दक्षिणी गोलार्ध में हम लोगों ने देखा, उसी तरीका से उत्तरी गोलार्ध में जमीन की तुलना में पानी की जो गुणवत्ता है, पानी की जो क्वांटिटी है,
पानी की जो मात्रा है ये आपको 40% है। तो मेरे समझ से अब ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि हाँ सर ये कन्फ्यूजन दूर हो गई है। कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चों कि ये मतलब हम लोग समझ गए कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि ज़्यादा है पानी की तुलना में, और दक्षिणी गोलार्ध में भूमि की तुलना में पानी ज़्यादा है। यानी मतलब समुद्र की जो तले हैं वो मतलब पानी से बहुत ज़्यादा ढका हुआ है, भूमि कम दिख रही है। और आप सिंपल सी बात देखिए, जब आप वर्ल्ड की जब मैप देखेंगे तो उसी में जैसे कि रशिया हो गया, हम लोग जो हो गए रसिया, कजाकिस्तान, चीन, जापान, मतलब एशिया महाद्वीप हो गया, फिर उधर कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया। और जब आप साउथ वाले में जब देखेंगे ना तो वहाँ आपको सिर्फ क्या मिलेगा, मतलब ब्राज़ील वगैरह मिलेगा, अर्जेंटीना मिलेगा, मतलब दक्षिणी अमेरिका मिलेगा, और हिंद महासागर में थोड़ी सी जो नीचे वाली जो है मतलब दक्षिण अफ्रीका ये, और ऑस्ट्रेलिया। बाकी तो बस फिर और तो कोई कंट्रियां हैं नहीं, बाकी तो फिर जो है सब इक्वेटर से ऊपर है सब। तो इस कारण से जो है मतलब वहाँ पानी ज़्यादा है और ये है। तो ये आप देख लिए, ये तो मतलब हम लोग जो बातें किए बच्चों ये समुद्र की बातें किए। अब जरा आइए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि मतलब पहले ये पॉइंट समझ लेते हैं, महासागर, फिर उसके बाद महासागर के बाद फिर समुद्र, है ना। तो ये चीज़ें हम लोग फिर आइए, ये समुद्र से भी बड़ी संरचना जो है वो मतलब हम लोग जरा देखते हैं, है ना। वैसे यहाँ देखिए मतलब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हम लोग समझने की कोशिश कर, ये हो गया महासागर, जिसे आज आप महासागर, फिर उसके बाद जो है समुद्र, फिर उसके बाद समुद्र के बाद गल्फ, पानी के सबसे बड़े स्ट्रक्चर के रूप में अगर देखेंगे तो महासागर, फिर समुद्र, फिर उसके बाद गल्फ, फिर गल्फ से छोटा होता है बे, देखेंगे हम लोग बे ऑफ बंगाल, ये सब सारा चीज़ बंगाल की खाड़ी। फिर इसके बाद इससे छोटा होता है लेक। तो ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर इसी तरीके से फिर नीचे चला आएगा नदी, फिर झील वगैरह, ये सब सारा चीज़, ठीक है। तो देखो हम लोग जैसे कि देखेंगे, बात ये है मेरे बच्चों कि समुद्र, गल्फ, बे, लेक, ये सब जो है ना पृथ्वी पे मतलब पूरे वर्ल्ड में ये हजारों की संख्या में हो सकते हैं। लेकिन ये जो महासागर जो आप देख रहे हैं ना, ये महासागर फिक्स्ड है, बिल्कुल मतलब फिक्स्ड है कि मतलब जो है वही रहेगा, पाँच, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब महासागर की तुलना में 5 ही है, जैसे कि मतलब प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया, दक्षिण महासागर हो गया। ये मतलब फिक्स्ड है, ये बढ़ेगी ही नहीं, ये पूरे विश्व में 5 ही है। और लेकिन जब ये आप देखेंगे, ये आप जब देखेंगे तो ये पूरे विश्व में मतलब हर जगह अलग अलग आपको मिल सकते हैं। समुद्र अलग मिल सकता है, गल्फ भी मिल सकता है, हजारों की संख्या में मिल सकती है, लेक आपको मिल सकता है, बे मिल सकता है, ये सब सारे हजारों की संख्या में आपको मिल सकती है। लेकिन ये आप जब देखेंगे तो 5 है। हमारे पृथ्वी पर फर्स्ट है ना, हम लोग जो देख रहे हैं महासागर देख रहे हैं, तो फर्स्ट देख रहे हैं प्रशांत महासागर, सेकेंड अटलांटिक
सागर। थर्ड में हम हैं हिंद महासागर। फोर्थ आर्कटिक। दक्षिण महासागर। ये 5 हैं। तो ये देखिए सबसे फर्स्ट जो है प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर, ये इसका नाम ही मतलब इसलिए प्रशांत रखा गया है क्योंकि मतलब ये शांत है। मतलब ये आप इस तरीक़ा से समझ सकते हैं याद रखने के लिए कि जिस व्यक्ति के अंदर शिक्षाओं का भरपूर गुण हो तो उनके अंदर ठहराव आ जाते हैं। जैसे जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उनके अंदर एक ठहराव, सहनशीलता आ जाती है उसके अंदर। तो इसी तरीक़ा से ये इतना बड़ा है, इतना गहराई है इसके अंदर। जिस तरीक़ा से एक मनुष्य के में अगर उसके जीवन काल में रहस्य का जब गर्त जब बन जाए, जब मतलब एक गहराई चला जाए, तो वो मनुष्य मतलब मृत्यु लोक से परलोक के बीच में जो एक जो आस्थाएं जो है मतलब वो इस तरीक़ा से अपने आप को मैच्योर कर लेता है कि अगर उसे कोई कुछ भी कहे तो मतलब वो संत मतलब बन जाता है। मतलब उस लेवल के चाहते हैं। इसी तरीके बिल्कुल शांत रहता है, कोई भी मन में द्वेष, लालसा ये सब बिल्कुल नहीं होती। कोई किसी तरीके कोई घृणा, किसी तरीके किसी के साथ अपमानजनक टिप्पणियाँ करना, ये सब चीज़ों से बिल्कुल प्रे हो जाता है। मतलब वो अपर चला जाता है। जिस तरीक़ा से बुद्ध महावीर, भगवान राम, जिस तरीक़ा से भगवान कृष्ण, जिस तरीक़ा से प्रोफेट मोहम्मद साहब, ये सब मतलब ने अपने जीवन के उन गहराइयों के समझे और शांत रहें। मतलब लोगों की, समाज की गलत टिप्पणियों और प्रताड़ना के कारण भी जो है मतलब उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। तो बस ये याद करने के लिए मैंने आपको बताया कि शांत मतलब इतना उसके अंदर सहनशीलता, इतनी मैच्योरिटी, इतनी ज्ञान की प्राप्ति हो गया है कि वो बिल्कुल ही शांत हो गया है प्रशांत महासागर। ओके। और प्रशांत महासागर और इसके बारे एक ज़माने में ये बात भी बोला जाता है कि चंद्रमा जब टूटा था तो यही मतलब गिरा था, तो यही गिरा था जिसके कारण से ये एक खाई बना। तो जब चंद्रमा जब टूट कर जब पृथ्वी पे जब गिरा था तो इसी साइड मतलब गिरा था, उसी स्थान पे गिरा था जिसके कारण से उसकी गहराई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये भी एक मतलब ज्योग्राफर मानते हैं। और कुछ ज्योग्राफर का ये भी मानना है कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी सारे के सारे महाद्वीप थे वो सब मतलब जुड़ा हुआ था और इसका नाम पेंजिया था। और इस पेंजिया के चारों तरफ पानी भरा हुआ था। ये पेंजिया के चारों तरफ जो है मतलब पानी भरा था। इसका जो नाम था पेंथालासा इसको कहते थे, इसको पेंथालासा कहते थे। तो इससे ये माना जाता है कि जो हमारा प्रशांत महासागर है वो पेंथालासा का बचा हुआ भाग है। वो आज पेंथालासा कई महासागरों में बट गया, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। आज जो पेंथालासा का सबसे बड़ा हिस्सा है वो प्रशांत महासागर को ही मानते हैं, ये ज्योग्राफर का माना। अगर जैसे इसका हम लोग जैसे देखेंगे कि प्रशांत महासागर के अगर आकृति की अगर बात करेंगे तो इस तरीक़ा से हम लोग उसको देख सकते हैं। जैसे प्रशांत महासागर का आप देखेंगे ना, प्रशांत महासागर, तो ये 0 आकृति का आपको दिखेगा, 0 आकृति के, ठीक है। और अगर अटलांटिक सागर को देखेंगे तो ये एस शेप में मिलेगा आपको,
एस के शेप, ये मतलब इसका शेप में मिलेगा। और हिंद महासागर का आप जब देखेंगे ना तो ये इस तरीका से इसकी आकृति इस तरीका से है ना। अब आइए हम लोग यहाँ पे जरा देख रहे हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं जल, सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं यहाँ दो भाग में, पहले जल स्रोत और जल का प्रतिशत। तो यहाँ हम लोग पहले लिखते हैं, यहाँ जल स्रोत महासागर यहाँ देखते हैं जल का प्रतिशत। यह हम लोग देखने की कोशिश करते हैं जल स्रोत महासागर और जल का प्रतिशत, है ना। ये हम लोग देखने के कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पे पृथ्वी पे जितना भी पानी है, मान लो कि उस पानी को एक बाल्टी के बराबर, ये हो गया, दो भाग में बढ़ गया, ये हो गया जल स्रोत, ये हो गया जल का प्रतिशत। तो यहाँ जो फर्स्ट नंबर जो ये आप देख रहे हैं ये महासागर। तो मान लीजिए, समझने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, मान लीजिए एक बाल्टी है, एक बाल्टी में भरा हुआ पानी है। अब उस पानी को मतलब डिवाइड करना है। मान लीजिए एक बाल्टी है हमारे पास, मतलब ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसे समझा जाए इस तरीक़ा से। मान लीजिए कि एक बाल्टी है, एक बाल्टी में पूरा भरी हुई पानी है। अब उस बाल्टी को सबसे पहले आप दीजिए पानी महासागर को, तो उस बाल्टी में से महासागर के पानी को आप कि महासागर में अधिक पानी है, मानिया है या हिमनद है, मतलब जितना भी, जैसे कि, और ये जो मतलब जल महासागर की जो पानी है ये बिल्कुल खारा है, ये मतलब पीने योग्य नहीं है। जैसे कि बहुत सारे आपने न्यूज़ में, करंट अफेयर में भी मतलब आपने पढ़ा होगा कि इजराइल जो है मतलब समुद्र की पानी को रिफाइन करके मतलब एक गाड़ी बनाया है और मतलब रिफाइन करके उसे मतलब पानी को पी रहा है, यूज करने लायक बना रहा है। तो ये मतलब तरह तरह की मतलब तकनीकें आती रहती हैं, वो तो आपको ही पता है। लेकिन जब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें इतना काफ़ी लवणता है कि पीने की योग्य है नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीक़ा से आप समझ सकते। तो अब इसमें आप जो सेकेंड जो हम लोग जो देखेंगे, इसमें हिमानिया है, हिमानिया है, या फिर आप इसे हिमनद भी कह सकते हैं। ये हिमनद जो है ना बच्चों, ये हिमानिया या हिमनद जो है, ये मतलब जैसे कि पहाड़ों पे जो मतलब होता है फॉर्म में जो होता है, जो मतलब बर्फ पहाड़ी पे एक मतलब टोपी नुमा संरचना जो बन जाती है, बर्फ से ढका रहता है, तो उसी को हिमनद मतलब कहते हैं, या हिमानिया। हिमानिया मतलब समुद्र में जितने भी मतलब ये बर्फ के मतलब फॉर्म में है, वो उसकी बातें हो रही। तो ये जो आपका यहाँ पे जो परसेंटेज है इसका मतलब 2.05% देख लीजिए, मतलब कितने, जैसे कि कश्मीर में आप देख लीजिए, लेह लद्दाख में देख लीजिए किस तरीके से मतलब बर्फ़ की टोपियां हैं पूरा, और वो सोच लीजिए कि मतलब 2.05% है। सोच लीजिए कि समुद्र की तुलना में क्या इसकी औकात है, ये आप समझ लीजिए। और जो है भूमिगत जैसे कि ये भी समझ सकते हैं कि जैसे मतलब जो हमारे पास जो अंटार्कटिका जो है हम लोगों का, वो आप सोच लीजिए कि मतलब पूरा मतलब उसके बगल में जब आप देखेंगे नीचे तो वो मतलब पूरा पानी है, लेकिन उसके ऊपर जब जमीनी सतह है तो वो सोचिए पूरे बर्फ से ढका हुआ है। जैसे ग्रीसलैंड वगैरह ये आप सब देख लें तो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो सोच लीजिए कि मतलब उतनी बड़ी क्षेत्रफल
जो है मतलब बर्फ से ढका हुआ। अब सोचिए मात्र समुद्र की तुलना में 2.05% है, और ये सिर्फ ये पीने योग्य पानी आपका है। ये हिमालय हिमनद जो है ना, ये बर्फ की पहाड़ों पे जो टोपियां हैं, ये सोच लीजिए कि शुद्ध पानी का मतलब 2.05% है। ये मतलब शुद्ध पेयजल है, ये आप पानी मतलब पी सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो आता है मतलब ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल, यानी मतलब भूमि के अंदर जो हम लोग बोरिंग के थ्रू या नल के थ्रू या नलकूप के थ्रू जो मतलब हम लोग जो बोरिंग करके जो मतलब यूज करते हैं वो है। अब सोच लीजिए कि मतलब 0.68% ये है। अब सोच लीजिए कि ये तीनों को अगर आप काउंट करते हैं तो ये कितना हो रहा है, 98% है ना, 99.8%। अब आप सोच लीजिए कि मतलब क्या मैं कहूँ, मतलब 0.2% जो है मतलब 0.2% जो है। अब आप यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे कि मतलब जितना भी जैसे कि झीलें हो गए, तो झील जो है आपको 0.01%, ये सोच लीजिए कि अब ये हो गया 99.9%। सोच लीजिए 99.99% हो गया। अब सोच लीजिए। और अब फिर जब पांचवा अब जब देखेंगे इसे, तो मृदा में मतलब जितने जल है, मृदा में जल, मृदा के अंदर जल है 0.005%। अब सोचिए, अब जैसे वायुमंडल में जो नमी है, ह्यूमिडिटी जो है, वायुमंडल की आर्द्रता, ये सोचिए कि कितना है, ये सोचने वाली बात है। 0.0001%। सोचिए, जीरो 0.01%। फिर आपने जितने भी नदियां सुनी है ना, नदी, नाले, ठीक है, जितने भी आपने सुना है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील नदी, सतलज, सिंधु, जैसे मिसिसिपी, जितने भी हवाबाजी आपने मतलब सुनी है, जितने भी आपने मतलब, ये पृथ्वी का केवल और केवल ये जो है आपको 0.0001%। अब आप सोच लीजिए, क्या इस बात को आपको क्लियर हो पा रही है? जो आप लोगों के दिमाग में मतलब ये चल रहा होगा कि मतलब इस पृथ्वी पे नदियों में मतलब इतना पानी है, तो सोच लीजिए कि समुद्र की तुलना में इस पृथ्वी की तुलना में मतलब 0.005% जो है मतलब इतना। अब जैसे इसमें जो ये झेनब, चेनाब, ये सब जो आप देखते हैं, मतलब ये सब कुछ है, कुछ नहीं है इसके तुलना में। 7। अब जैसे अब हम लोग जो देखते हैं कि जैव मंडल, जैव मंडल में जैसे मतलब जितने भी जीव जंतु रहने वाले हैं, जैसे हम, आप, ये सब जितने भी हैं, स्तनधारी वगैरह, ये सब जितने भी हैं, वो सारे में आपको जो है पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड में 0.0009% है। 0.009% ये पानी है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा, ये मतलब एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर
70% आपने मतलब जो है पूरे पृथ्वी पे आपने मतलब 70.8% भी की मात्रा ज़्यादा है। तो क्या मतलब अर्थ का जो अंदर जो है मतलब भूमि के अंदर वो क्या गर्म होगा या ठंड होगा? ये सवाल आपके मन में जरूर ही मतलब उठ रहा होगा। तो आइए इस कंसेप्ट से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे बच्चों, यहाँ आप ये सोचे कि ये पृथ्वी है। ओके, ये पृथ्वी है। ओके, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पूरा वाटर से तो पृथ्वी जो है मतलब भरा हुआ है और भूमि के तुलना में पानी बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ तो बिल्कुल ही ठंडा होना चाहिए अंदर से, क्योंकि जैसे कि आपके मन में ये ऐसा सवाल उठ रहा होगा। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक थोड़ा सा मैं छोटी सी प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का। ये पूरा भरा हुआ है और ये मेरे बच्चों मैं त्रिज्या की बातें कर रहा हूँ। ओके, ये आप नहीं समझे, ये जो है ना बच्चों 11 किलोमीटर मेरियाना गर्त। ओके, ये यहाँ मतलब ये पृथ्वी का 11, और ये मैं त्रिज्या की बातें कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे मैं ये त्रिज्या की बातें कर रहा हूँ। ये त्रिज्या आपको पता होना, आप सोचिए कि मतलब त्रिज्या, मैं त्रिज्या की बातें कर रहा हूँ, मतलब पृथ्वी का मैं त्रिज्या की बातें कर रहा हूँ और ये सिर्फ पृथ्वी का 11 किलोमीटर ही सिर्फ है। ये जो मेरियाना गर्त की जो आप जो बातें जो मतलब आप जो सोच रहे हैं, तो ये मेरियाना गर्त जो है ना मेरे बच्चों, ये मेरियाना गर्त सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी का 11 किलोमीटर ही मतलब गहराई है। और ये सोच लीजिए आप कि ये मतलब सोचिए कि किस तरीका से हीट होगा, किस तरीका से वाटर जो है मतलब अर्थ को मतलब ठंडा कर पाएगा। ये आप मुझे बताएं, अंदर से कैसे ठंडा कर पाएगा? ये पॉसिबल है? ये तो 11 किलोमीटर तक, ये 11 किलोमीटर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये संपूर्ण पृथ्वी पे ये आकृति नहीं है, ये बस सिर्फ मेरियाना गर्त में ही है। ये सिर्फ है, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं पृथ्वी का, ये सिर्फ मेरियाना गर्त में है, ये संपूर्ण अर्थ पे ये स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या की जो मैं बातें कर रहा हूँ, सोचो कि अंदर से एक ज्वाला फूट रही है। जैसे कहीं कहीं आप देखते हैं ना कि मतलब ज्वालामुखी वहां फूटा, तो ये रीजन है मेरे बच्चों। जिस तरीका से जब अर्थ एक दूसरे से जब पंपिंग, ये दबाव जब बनता है ना, प्रेशर जब बनती है, तो जहां मतलब अर्थ का करीबी होता है और जहाँ थोड़ा सा मतलब कमजोर होता है, वहाँ से वो मतलब ज्वालामुखी उद्गम हो जाता है। तो ये बच्चों समझने वाली बात है। आप सोच लीजिए कि ये कल्पना करना ही अपने आप में ये भयानक रूप है, भयानक रूप है। ये 6400 किलोमीटर, मतलब आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है। 6400 किलोमीटर है, ये मात्र 11 किलोमीटर, ये 6400 किलोमीटर है। यानी समझिए किस तरीका से मतलब ये अर्थ में मेरे बच्चों 6400 किलोमीटर अर्थ के रेडिएशन नीचे अब जब देखेंगे तो ज्वाला फूट रहा है मेरे बच्चों। 11 किलोमीटर 10 किलोमीटर क्या हो पाएगा मेरे बच्चों? आप सोच लीजिए, ये आप फील कर सकते हैं कि मतलब 11 किलोमीटर, सोच लीजिए कि 11 किलोमीटर 6400 किलोमीटर की जो है ठंडा को, गर्म को ही उतनी दूरी में मतलब ठंडा कर सकता है? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चों। तो ये सवाल अगर मन में आ रही है तो ये क्लियर यहाँ पे हो गया होगा मेरे समझ से। लीजिए कि वर्षा अगर मतलब हुआ तो आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब वर्षा हुआ तो नदी नालों में, झील में, नदियों में ये सब में पानी बढ़ जाएगी तो समुद्र की तुलना में ज़्यादा हो जाएगा। चलो मैं मान लेता हूँ ये सब जितना भी है ना, ये सब, ये टोटल ये सब, ओके, इसको मैं 3 गुना बढ़ा देता हूं सबको। ओके, 3 गुना आप इसमें सबको प्लस कर दें सब में। सोच लो आप कितना बढ़ जाएगा। 3 गुना आप करेंगे तो ये मतलब 0 पॉइंट ये कहते के 29 करेंगे तो ये 3 आएगा। ये आप करेंगे तो 15 आएगा। ये आप करेंगे तो 3 आएगा। आप सोच लीजिए कि कितना आप कर लीजिएगा, कितना, कोई नहीं, ये एवरग्रीन है मेरे बच्चों, ये कोई बदलाव ही नहीं होगा जितना भी बारिश हो जाए। जैसे आप सिंपल सी बात सोच ले, कितना आप बदलाव करेंगे इसमें, तो ये एवरग्रीन है मेरे बच्चों, इसमें कोई बदलाव होगा नहीं। इसमें इम्पोर्टेंट जो है ये है, ये
आप अगर रेशियो के रूप में अगर देखा जाए बच्चों, तो ये 5 आप यहाँ से याद रखिएगा। कभी कभी जो है मतलब वनडे एग्जामिनेशन में भी जो है मतलब आपको पूछ ली जाती है, तो अगर आपको याद रखना है तो ये 5 ऊपर से अपर से 5 ये याद कर सकते हैं। आप सोच लीजिए, ये आप 5, तो इस तरीक़ा से आप ये याद रखेंगे। सोचिए मतलब इसी तरीक़े से तभी तो मतलब जब अंतरिक्ष से जब इसे मतलब देखा जाता है तो इसे मतलब ब्लू प्लैनेट कहते हैं, मतलब क्योंकि पानी की नीला ग्रह मतलब इसे कहते हैं, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा है तो इसमें ये हो सकता है। और बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल ये हो रहा होगा कि सर इसे क्वांटिटी हमने ये, जैसे मान लीजिए कि ये हमने पृथ्वी की संरचना बनाई, ओके, ये मेजर करने की बातें पे हम लोग कर रहे हैं, जैसे इसे मेजर कैसे, मापा कैसे जाता है, इसे मेजर कैसे किया जाता है, ठीक ना। तो वो हम लोग समझने की कोशिश करें। मन में आप लोगों का ये सवाल उठ रहा होगा, जिज्ञासा भी बढ़ रहा होगा, तो चलिए इस जिज्ञासा को यहीं क्लियर करते हैं। तो इस पृथ्वी की संरचना में इस तरीक़ा से लाइनों को बनाते हैं। तो ये हो गया, ये इस तरीक़े से पृथ्वी और इस पे ये स्ट्रक्चर बना दी जाती है, और ये एक लाइन मतलब बना करके ये एक एरिया को मतलब फाइंड आउट कर लिया जाता है, एक एरिया को चुन लिया जाता है। और ये सारा काम जो है बच्चों सैटेलाइट के द्वारा होता है। और इस एरिया में कितना पानी है उसे सुपर कंप्यूटर के द्वारा सैटेलाइट से इसे फ़ोटो खींच करके और सुपर कंप्यूटर में फिर इसे आंकड़ा डाला जाता है, और वो मतलब जो है आपको सुपर कंप्यूटर ही वो सारा फाइंड आउट करता है। तो इस तरीक़ा से ये सारा यहाँ पे क्रिएट होता है। तो इस तरीक़ा से कितना मतलब टोटल एरिया में पानी है। तो इस तरीक़ा से ये पूरा सुपर कंप्यूटर के द्वारा होता है। ये सब पूरी चीज़ जो है मतलब ये आंकड़े हमारे लिए परिणाम के काम करते हैं। इस मेथड में जो है यूनिट एरिया का मतलब निकाला जाता है पूरे एरिया का, उस हिसाब से ये होता है। तो इस तरीक़ा से ये होता है महासागर, हिमनद, भूमिगत झील, मृदा, इस तरीक़ा से। अब हम लोग आएंगे पूरी तरीक़ा से भूमि पे ये करने। तो मेरे समझ से अब हम लोग जो पूर्ण रूप से आएंगे प्रकाश के प्रवेश के आधार पर समुद्र क्षेत्र का वर्गीकरण। अब जो हम लोग यहाँ जो देखेंगे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, ये प्रकाश के आधार पर समुद्र क्षेत्र का वर्गीकरण। ठीक है, इस तरीक़ा से हम लोग ये देखेंगे। अब जो हम लोग जो मेन जो टॉपिक जो बात करेंगे कल लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, प्रकाश के आधार पर समुद्र क्षेत्र का वर्गीकरण। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, प्रकाश के आधार पर समुद्र क्षेत्र का वर्गीकरण। इसी में हम लोग आगे की बातचीत करेंगे सारे पूरे इस टॉपिक पे, और इसे शेयर करते चलिएगा उन लोगों तक जिन्हें इनकी सख्त ज़रूरत है, खास करके ग्रामीण प्रवेश में उन बच्चों से। तो बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चों, पढ़ते चलिएगा। बेस्ट।